प्राचीन भारत और कला एवं संस्कृति ये पढ़नी है। ठीक है, क्या पढ़ना है? प्राचीन भारत और कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो देखो, आर्ट एंड कल्चर का बहुत सारा हिस्सा जो है वो आप लोगों को यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर एक अलग भी पढ़ेंगे मेंस के व्यू से, लेकिन चीज़ें वही है ना। प्री से आर्ट एंड कल्चर को मेंस को अलग कर पाओगे, ना मेंस से प्री को अलग कर। ठीक है, तो दोनों जगह पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस अपने पास आ जाएगा। और बेटा लगभग 10 से 8 क्वेश्चन, 7 से 10 क्वेश्चन तो आता ही आता है यहाँ से। तो वास्तव में मॉडर्न इंडिया और एंशियंट हिस्ट्री पे आप पकड़ बना लो तो 17 से 20 क्वेश्चन प्री का आपके मुट्ठी में रहेगा। और आप जान रहे हो ये हिस्ट्री है, यदि पढ़ोगे तो बेटा 20 में कम से कम 13, 14, 15 तक बन जाएगा। और जहाँ पास होने के लिए 50 क्वेश्चन ही पर्याप्त है, वहाँ यदि आपसे एक ही सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन बन रहा है तो आप समझो कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि, और बताया भी है, कि जो प्राचीन भारत है ना बेटा, वो आप RS शर्मा वाली किताब लेके पढ़ोगे, जरूर पढ़ोगे। पढ़ते नहीं हो ये हमको पता है, क्यों? यदि पढ़ते तो आप पूछो क्वेश्चन टाइप करके कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, मैं स्पेस दिलवाऊंगा 10 मिनट का कि मेरे बच्चे को पूछने दीजिए। और आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, इसके लिए NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल की 11वीं 12वीं की किताब, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो मैं हूँ। ठीक है ना, आप हो, मैं हूँ, मिलजुल के सब कर लेंगे बेटा। लेकिन ये दो किताब आपके पास होनी चाहिए। आप में से कई बच्चे NYS से हो सकता है पढ़े भी हो, जान भी रहे हो, तो आप, और ये इंटरनेट पे उपलब्ध है, डाउनलोड कर सकते हो, है ना। आप कर लोगे, आप सब होशियार हो। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया क्या। अब आप यहाँ आ जाओ। आप सबको मालूम है, ठीक है ना, क्या एक टॉपिक अपना सभ्यता है, अच्छे से ध्यान देना। दूसरा टॉपिक अपना धर्म है, और तीसरा टॉपिक अपना राजनीतिक इतिहास है। राजनीतिक इतिहास एंड कला यहाँ भी है। ठीक है बेटा, ये सिलेबस है, लिखते जाओगे। सभ्यता में आपको 2 सभ्यता पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। ये 2 सभ्यता पढ़नी है।
धर्म में आपको दो ही धर्म पढ़ना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। और ये बेटा राजनीतिक इतिहास और कला, जैसे मौर्य मौर्य काल की पढ़नी है, मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। फिर तीसरी आपको क्या पढ़ना है, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, ठीक है। और फिर लास्टली गुप्तोत्तर काल, ठीक है ना। गुप्तोत्तर काल ये अपना क्या है, सिलेबस है। अब समझ, क्वेश्चन 10 आना है। क्या 10 तो टॉपिक नहीं है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, आदि 8 टॉपिक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत के अध्ययन का स्रोत सबसे पहले यही देखा जाता है कि हमारे पास पढ़ने के रिसोर्सेस क्या हैं, ठीक है। देखो क्या है टॉपिक, प्राचीन भारत के अध्ययन का स्रोत, ठीक है ना, कि भाई हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, ठीक है। देखो क्योंकि हम लगभग ईसा के 3700 वर्ष पूर्व, अर्थात आज से 5,500-6,000 वर्ष पहले का से लेकर लगभग 7,500 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ेंगे। रियली में कहा जाए तो आज से लगभग 1,500 वर्ष पहले आते आते तो प्राचीन भारत खत्म हो जाए। तो हमारे तुम्हारे सामने में सबसे पहला यक्ष प्रश्न तो यही है कि सर इतनी पुरानी चीज़ों को अपन पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। ध्यान दो, देखो सबसे पहले ये समझो कि वास्तव में आप जो इतिहास पढ़ते हो उसका दो हिस्सा, एक को अपन कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटो, हिंदी में क्या कहते हैं, आद्य इतिहास। क्या कहते हैं, आद्य इतिहास। और एक को क्या कहते हैं, इतिहास। यहाँ ध्यान देना, देखो प्रोटो हिस्ट्री किसको कहते हैं कि जिसके लिपि को पढ़ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। और इतिहास मतलब जिसके लिपि को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता, उसको हम क्या कहते हैं, इतिहास। इसका मतलब है कि प्राचीन भारत में हम दो प्रकार के इतिहास का अध्ययन करते हैं, एक प्रोटो हिस्ट्री और एक हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री मतलब वो पार्ट जिसके लिपि को हम नहीं पढ़ पाते, और इतिहास का मतलब जिस काल के लिपि को हम पढ़ने में सक्षम हैं उसे हम इतिहास का, ठीक है। अब देखो, जब तक मनुष्यों ने प्रस्तर का युग किया, पत्थर के बाद मनुष्यों ने तांबा का प्रयोग किया, तांबा के बाद मनुष्यों ने कांसा का प्रयोग किया,
और कांसा के बाद मनुष्यों ने लोहा का प्रयोग किया और आज तक हम लोहे के युग में हैं। तो बेटा ये मनुष्यों के द्वारा जब पत्थर, तांबा और कांसा का प्रयोग किया गया तो इसी को अपन आद्य इतिहास क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। मतलब इस काल के भी हमें अवशेष मिले हैं, लेकिन हम उस अवशेष को पढ़ नहीं पाते। उसकी जो लिपियां हैं, अब जैसे देखिए आपके सामने में सिंधु घाटी है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कांस्य युग का है, उस समय का है कि जिस समय मनुष्य क्या करता था, कांसे का प्रयोग करता था, उसे हम कांस्य युग कहते हैं। तो सिंधु घाटी कांस्य युग का है। सिंधु घाटी के उत्खनन से कई नगरों से हमें वहाँ स्क्रिप्ट मिली है, चित्राकार स्क्रिप्ट, लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाए, कोई नहीं पढ़ पाए। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, क्या है, प्रोटो हिस्ट्री। और जब से मनुष्यों ने बेटा लोहा का प्रयोग किया है, तब से हम उसके स्क्रिप्ट को पढ़ने में सफल हुए। जैसे वैदिक सभ्यता, ठीक है। अब वैदिक सभ्यता में लोहे का प्रयोग हो रहा था। आप सबको पता है, आज से ईसा से 1500 वर्ष पूर्व पहले आर्य भारत आए थे, तो अपने साथ लोह अस्त्र शस्त्र लेके आए, और उनके द्वारा लिखा हुआ जो वेद है वो हम पढ़ने में सक्षम हैं। उनके उपनिषद को पढ़ लेते हैं, उनके ब्राह्मण अरण्यक को पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार आप देखते हो कि जब से मनुष्यों ने लोहा का प्रयोग किया, तब से हम उसके लिपियों को पढ़ पाते हैं। तो ये हिस्सा इतिहास होगा, और ये जो हिस्सा है ये आपका प्रोटो हिस्ट्री होगा, जहाँ हमें लिपि मिली भी है, हम उसे पढ़ने, हम नहीं, पूरे दुनिया में कोई नहीं पढ़। नहीं तो आप सोचो अमेरिका वाला पढ़, ठीक है। तो अब ये सीख गए होंगे आप। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास अपने इतिहास के अध्ययन का रिसोर्सेस क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जब भी आप इतिहास के अध्ययन का स्रोत खोजते हो, तो आपके पास या तो पुरातात्विक खोज हो, या आपके पास क्या होगा, साहित्यिक स्रोत हो। ये दो ही रिसोर्सेस होता है, या तो पुरातात्विक रिसोर्स होगा, या साहित्यिक होगा, या दोनों होगा। पुरातात्विक का मतलब क्या हुआ कि भाई आपको जो खंडहर मिला, ठीक है, भाई सिक्का मिला, ठीक है, कोई लेख मिला, भाई ये लेख पत्थर पे भी लिखा हो सकता है, ठीक है, ये लेख किसी धातु पे लिखा हो सकता है, ठीक है, सिक्का पे लिखा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, ये सब हमारे पुरातात्विक, ठीक है। कभी कभी तो पूरा का पूरा नगर का उत्खनन कर दो। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, पूरी की पूरी नगर ही मिल गई है हमें। तो ये सब क्या होता है, पुरातात्विक प्रमाण होता है। अब हमारे पास साहित्यिक प्रमाण दो प्रकार का, एक होता है धार्मिक, एक होता है धर्मेतर। आप ये सब लिखते जाएंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। धार्मिक मतलब धर्म से संबंधित पुस्तक। तो मेरे भाई 3 धर्म से ही संबंधित पुस्तक हमारे काम आता है, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, और जैन धर्म, ठीक है। धर्मेतर में 2 हिस्सा होता है, एक भारत और दूसरा
विदेशी। विदेशी में हमारे लिए सब नहीं, दो तीन ही महत्वपूर्ण है। एक यूनानी इतिहासकार, दूसरा चीनी इतिहासकार और तीसरा श्रीलंका। बाकी छोटे मोटे और हैं, अरब देश वाले हैं जिसके मिडिवियल पे प्रभाव पड़ता है। आप लिख लो, तब मैं इस पे चर्चा कर दूंगा। ठीक है बेटा, अब मैं समझाता हूँ। पुरातात्विक में खंडहर, जैसे मान लो हमें मौर्य काल के किला का या मौर्य काल के राजमहल का खंडहर मिल जाता है अवशेष में, तो अब उस खंडहर से ही पता लगता है कि इमारत कितनी बुलंद रही होगी। अब आप मान लो, आप सारे बच्चे कभी लाल किला भी गए होंगे, तो नहीं देख के लगता होगा अरे यार कैसे बनवाया होगा, किसने बनाया होगा, है बाप रे बाप कितना विशाल है, कितना पत्थर है, क्या है। तो भाई मान लो आज लाल किला का बना हुआ भी 400 वर्ष हो गया लगभग, और 400 वर्षों के बाद भी वो इतनी बुलंदी से खड़ी है, तो इसी से पता चलता है कि उसकी मजबूती कितनी होगी, उस समय अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी, उस समय की कला क्या रही होगी। ठीक है, कैसे उसने पत्थर तराशे होंगे, कैसे उस पर नक्काशी किए होंगे, कैसे मार्बल्स का प्रयोग किया गया होगा, कैसे उस पर पिट्टी ड्यूरा का प्रयोग किया गया होगा, तो ये तो खंडहर से ही पता चलता है। तो भाई ऐसे खंडहर और किले भारत में बिखरे पड़े हुए हैं, कुछ खुदाई से मिलते हैं, कुछ तो जमीन के ऊपर ही रहता है। सिक्का ये अध्ययन का बहुत बड़ा स्रोत, और हमें भारत में ईसा के 600 वर्ष पूर्व बुद्ध काल और महावीर का जो काल होता है, वहीं से पंचमार्ग सिक्के का अवशेष प्राप्त होना शुरू हो जाए। तो भाई सिक्का बड़ा काम का चीज होता है कि वो किस धातु का है, शुद्धता कितनी है, उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अर्थात भारतीयों को सिक्का ढालने की कला आज से 2500 वर्ष पहले पता था। और आप जान रहे हो ये धातु से बनता है, तो इसका मतलब है कि धातु निष्कर्षण टेक्नोलॉजी से भी परिचित हो। सोने चांदी तांबे कांसे सबका सिक्का बना है। तो भाई सोना का सिक्का भारत में ईसा पूर्व बना है, ये हमने यवनों से सीखा था। अब उस पे राजा द्वारा जो बनवाया गया उसमें राजा का बिरुद लिखा है, उपाधि। अब वो सम्राट लिखा है कि महाराजा धीराज लिखा है कि राजा लिखा है कि महाराजा लिखा है, तो उससे उसकी पॉलिटिकल कैरियर पता चलता है। अब उसमें राजा की मूर्ति बनी हुई है, तो उस समय का वेशभूषा ये आपको पता चल जाता है। उस समय कैसे लोग कपड़े पहनते होंगे, राजसी अस्त्र वस्त्र क्या होता था, ये सारी चीज़ें हमें। ठीक है, अब मान लो सोने के सिक्के में शुद्धता बहुत ज़्यादा है, 24 कैरेट का है, तो भाई उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रही होगी। भाई लेख, अशोक का शिलालेख पत्थर पे लिखा हुआ है, पूरी की पूरी हमें मौर्य काल की ही जानकारी दे रहे हैं। ऐसे रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, कुमार गुप्त का विल्सर अभिलेख। ठीक है, उस क्या कहते हो, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का मेहरौली स्थित देखे होगे आप, लोहे का स्तंभ, उसमें पूरा चंद्रगुप्त का इतिहास का ही वर्णन है। देख रहे हो कितनी कल्चर आर्ट का चीज आ रहा है। तो ये उस समय के इतिहास पर प्रकाश डालता है, उसी से हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब ये लेख पत्थर पे भी लिखा सकता है, धातु पे भी लिखा जाता है, सिक्का पे भी लिखा जाता है, और कभी कभी तो उत्खनन में पूरा का पूरा नगर मिल जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के दर्जनों नगरों का अवशेष हमें प्राप्त हुआ, एक दो ने दर्जनों में होगा, अब तो सैकड़ों में जा रहा है। तो भाई
ये हमें यहाँ से जानकारी मिलता है। अब साहित्य में आपका दो हिस्सा है, एक हिस्सा धार्मिक है, दूसरा हिस्सा धर्मेतर है। तो भाई धार्मिक का मतलब क्या हुआ? जो धर्म से संबंधित है, जैसे वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म से है। बौद्ध धर्म में जैसे त्रिपिटक है, महावस्तु है, अंगुत्तर निकाय है, जातक कथाएं हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। जैसे अंग हैं, उपांग हैं, प्रकीर्ण है, तेजी सूत्र हैं, ये जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है। अब है तो ये धर्म से संबंधित पुस्तक, लेकिन उस समय उस काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डालता है। तो ये हमारे अध्ययन का स्रोत है। धर्मेतर मतलब लौकिक साहित्य, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, तो उसका धर्म से संबंध नहीं है, वो तो हमारे लौकिक जीवन से संबंधित पुस्तक, ठीक है। तो इसमें कुछ भारत के राइटर हैं, जैसे मैंने अभी चाणक्य का नाम लिया, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, जैसे भास द्वारा लिखित स्वप्न वासव दत्ता, कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम, मालवाग्निमित्रम, ठीक है, रघुवंशम, मेघदूतम, इसमें कुछ खंड काव्य हैं, कुछ महाकाव्य हैं, कुछ नाटक हैं, जैसे विक्रमो वर्षियम, ये नाटक है कालिदास का, बादशायन का कामसूत्र, अमर सिंह का अमरकोश, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, कादम्बक का नीति शास्त्र, ठीक है। ऐसे कई धर्मेतर पुस्तक हैं जो प्राचीन काल के इतिहास पर प्रकाश डालता है। और कुछ विदेशी इतिहासकार हैं, जैसे मेगास्थनीज, एपिनियस, प्लूटार्क, स्ट्रेबो, एंथ्यूज, ठीक है। ये सब क्या हैं? ये सब यूनानी इतिहासकार हैं, जिन्होंने मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के ऊपर व्यापक चर्चा की, क्योंकि वो यहाँ आते रहते थे, कभी राजदूत बन के, कभी शासक बन के, कभी हारने के लिए, ठीक है, कभी जीतने के लिए। तो हमसे ज़्यादा प्रकाश मौर्यों के ऊपर और मौर्योत्तर काल के ऊपर इन यूनानी इतिहासकारों ने ही डाला। चीनी इतिहासकारों में वैनसांग, फाहियान, इत्सिंग, ये हमारे भारत के इतिहास पर बहुत ज़्यादा प्रकाश डालते हैं। लंकन पुस्तक महावंश, दीपवंश बहुत बड़ी हमारे ऊपर प्रकाश डालता है। तो इस प्रकार साहित्यिक रिसोर्सेस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब मान लो आप कोई चीज़ें पढ़ रहे हो, उसका पुरातात्विक प्रमाण भी मिल रहा है, साहित्यिक प्रमाण मिल रहा है, क्रॉस कर रहे हो, मिल रहा है, तो भाई प्रमाणिक हो जाता है, हाँ ये चीज़ है। लेकिन कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है कि हमें सिर्फ पुरातात्विक प्रमाणों से ही अध्ययन करना होता है, कभी कभी सिर्फ साहित्यिक प्रमाणों से ही। क्योंकि जैसे मान लो सिंधु घाटी सभ्यता है, पुरातात्विक प्रमाण तो बिखरे हुए हैं पूरे भारत, लिटरेचर्स को आप पढ़ नहीं पा। वैसे वैदिक सभ्यता का अध्ययन करोगे तो साहित्यिक प्रमाण बहुत भरे पड़े हुए हैं, लेकिन पुरातात्विक प्रमाण हमारे पास नहीं है। तो इस प्रकार कभी कभी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमारे पास दोनों प्रमाण न होकर एक प्रमाण, और कभी कभी हमारे पास दोनों प्रमाण। तो जब दोनों प्रमाण होती है तो प्रामाणिकता बढ़ जाती है, और जब दो में से एक ही होती है तो अपन इट में भी हो जाते हैं, हाँ ऐसा हो सकता, ठीक है। तो ये बेटा आपके क्या है, इतिहास, प्राचीन इतिहास, कला और संस्कृति को पढ़ने के रिसोर्सेस हैं, जिसका हम लोग उपयोग करेंगे मंडे से। मंडे आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ के रखिएगा, कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। पढ़ के यदि रहोगे तो बड़ी अच्छे से समझ में आएगी।